हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हमारा तीसरा क्लास है केमिस्ट्री का। ठीक है, देखेंगे इसमें आज हम क्या बात करेंगे, अशुद्ध पदार्थ के बारे में। अभी तक हम पढ़े शुद्ध और यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे बेटा इसके बाद कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसके आगे और बात करेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्रण, यानी मिश्रण कहो चाहे कहो अशुद्ध पदार्थ। देखो बेटा मिश्रण मतलब क्या, जो कई सारे पदार्थों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ है क्या, मिक्सचर आप लोग अच्छे समझे होंगे ना। एक मिक्सचर मशीन भी आती है, मिक्सचर मशीन है ना, जो क्या करता है कई सारे पदार्थों को एक मिला देता है ना, वो होता है मिक्सचर यानी मिश्रण। समझ में आया ना। ठीक है, तो इसी के नाम से पढ़ा है इसका मिक्सचर मतलब मिश्रण। समझ में आया ना। और जो मिश्रण होता है बेटा वो ऑलवेज अशुद्ध होता है। नाम से बदला है कि मिश्रण मतलब क्या, जिसमें कई सारी चीज़ें मिलाई गई हों। तो जब कई सारी चीज़ मिला दी गई तो कौन सा रहेगा पता ही नहीं है, शुद्ध रह ही नहीं गया ना। ठीक है, कि वो अशुद्ध हो जाएगा। समझ गए नहीं समझे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा पानी, तो जरा वो मान लीजिए पानी है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये शुद्ध पानी है, मैं लेके आया मिनरल वाटर से। ठीक है, शुद्ध पानी है, इसमें मैं नल का पानी मिला दूँ, थोड़ा सा कुएं पानी मिला दूँ और थोड़ा सा मिला दूँ, तो बेटा पानी शुद्ध रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। ये पानी क्या हो जाएगा, अशुद्ध पानी हो जाएगा ना। मतलब क्या होगा, ये हो गया मिश्रण। इसे बोलेंगे क्या, मिक्सचर। समझ में आया ना। तो मिक्सचर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, अशुद्ध होता है। समझ गए ना। तो उसको चाहे मिश्रण कहो चाहे अशुद्ध पदार्थ कहो, एक ही बात है। समझ गए ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर, तो ये हो गया मिश्रण। क्या होता है बेटा, लिखा है दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित नहीं बेटा, क्या अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थों को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर एक पॉइंट गेस करना आप लोग, अनिश्चित। ठीक है, आप लोग जब यौगिक पढ़े होंगे तो उसमें बताया हमने कि यहाँ पर क्या होता है, निश्चित है ना, उसमें निश्चित रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं। समझ गए ना। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ जो तत्व मिलाए जाएंगे वो क्या होंगे, अनिश्चित मात्रा में होंगे। ठीक है, चाहे जितना चाहे जिसको ले लो। निश्चित में क्या होता था, हमने बताया बेटा जल के बारे में बताया था कि अगर H2 बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, इसका अनुपात जो होता है 1:8 होता है, यानी 1 हाइड्रोजन और 8 का ऑक्सीजन होना चाहिए। समझ में आया ना। ठीक है, यानी एक मात्रा में क्या लेंगे, अगर आप लोग 1 किलो क्या लेते हो, मान लो 1 किलो कुछ भी ले सकते हो, मान लो 1 किलोग्राम या कुछ भी ले सकते हो, क्या लेते हो आप, हाइड्रोजन लेते हो। ठीक है, तो उसके 8 गुना क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके पानी बनेगा। समझ में आया ना। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये क्या है, ये शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध। ठीक है, तो इसे बोलेंगे निश्चित अनुपात में। तो यौगिक बनता था। अब हम पढ़ रहे हैं मिश्रण यानी मिक्सचर, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, उसको अनिश्चित मिला, चाहे जैसे मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप चीनी से, मान लो चाय बना रहे हो, चाहे चीनी से डाल दो, चाहे उठा के पानी से डाल दो, चाहे नमक डाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आया ना। तो ये हो जाता है अशुद्ध पदार्थ। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा है हमने, एग्जाम्पल में लिखा भी है वायु, दूध, समुद्र का जल। वायु बेटा क्या होता है, वायु अगर बात करें तो वायु में बहुत सारे गैसें मिक्सचर हैं वायुमंडल में। ये देख रहे हो ना, जैसे इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, बहुत सारे गैस मिक्सचर हैं। तो इसे बोलते हैं ये क्या, वायु क्या है, वायुमंडल जो है वो अशुद्ध है। आप लोग बोलते भी कि वायुमंडल हमारा शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। बहुत लोग सुने भी होंगे कि हमारा वायुमंडल क्या है, बहुत अशुद्ध है। अच्छा ये बताओ बेटा, वायुमंडल में ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितने %? 78। नाइट्रोजन N2 गैस पाई जाए 78%। सेकेंड नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%। O2 21%। इसके बाद और बाकी आने कैसे 1%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 1%। ज़्यादा जाएगा, CO2 0.4%। ठीक है, अब बढ़ गया, इसकी बात अलग है, पर इतना है 0.4%। समझ में है ना। मतलब देखो बेटा ये 78 क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये वैसे जोड़िए आप, और यहाँ कितना 21 कितना होता है, क्या हो गया, ये ऑक्सीजन होता है। जोड़ो कितना हो गया दोनों, 99%। और 0 पॉइंट क्या होता है, 4% ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी जो अन्य गैसें और होती हैं वो इसमें आती हैं 1% में। समझ में आया ना। और सारी गैसें हैं जो किस में आती हैं, इस 1% में आ जाती हैं, अदर में आ जाती हैं। समझ में आया ना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है बेटा यहाँ पर कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, पृथ्वी सतह पर।
पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक गैस कौन सी, सबसे अधिक गैस नहीं बेटा, वो क्या कहते हैं तत्व, सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, धातु जिसे कहते हैं, कौन सा धातु पाया जाता है पृथ्वी के सतह पर। ठीक है, ध्यान रखना एल्युमिनियम बेटा होता है जो ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी के सतह पर। ठीक है ना। एक बार हम ऐसे बैठे थे, ऑनलाइन वीडियो देख रहे थे, तो उसमें एक सर ने पूछा था, तो हम जान नहीं पाए, हमें लगा वायुमंडल पूछ रहे हैं, तो हमने नाइट्रोजन कमेंट किया, तो कह रहे हैं नहीं, ये नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में होता है, जो एल्युमिनियम होता है पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर बात करेगा तो एल्युमिनियम होता है, वायुमंडल में बात करेगा तो कितना होता है, ये नाइट्रोजन होता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक बेटा, अब ये हो गया, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या बेटा, किसके बारे में, हाँ ठीक है, ये वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या है, इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए क्या होता है, ये अशुद्ध में आता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, फिर दूध भी अशुद्ध होता है, उसमें पानी मिला होता है और बहुत कुछ चीज़ें मिली होती हैं ना, तो उसमें क्या अशुद्ध माना जाता है, दूध को भी अशुद्ध रखा गया है, क्योंकि पानी दूध मिला तो जान नहीं मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर होता है वो भी। ठीक है, और समुद्र का जल तो होता ही होता है, कितने सारे उसमें अवशिष्ट पदार्थ, पत्थर, बहुत सी चीज़ें मिले होती हैं ना। कभी समुद्र का जल देखे नहीं देखे हो भी, गए हो एक बार, अगर चलो मुंबई गए होंगे, वहाँ देखे होंगे, हम गए थे, एक बार गए थे, वहाँ देखे हैं। क्यों ऐसे नहीं देखे हो तुम, तो तुम नहा के आया होगा उसी में, है नहीं है। हाँ, हम भी नहा के आए थे इसमें से, समुद्र। ठीक है, समुद्र का जल बेटा अशुद्ध होता है, इसका पानी पियोगे तो नमकीन लगेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि पानी क्या होता है, पानी कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन वहाँ जाओगे समुद्र पानी पियोगे, स्वाद उसका पाओगे, उसका स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है, एकदम जैसे लगेगा नमक घोरा है, पूरा बेकार, पी ही नहीं पाओगे। हम नहाए, थोड़ा मुँह चला गया था, थूकने लगे पूरा। ठीक है ना। इसलिए बेटा देखो, वहाँ पर क्या है, उसे पानी का कोई स्वाद होता नहीं है, सही है, लेकिन वहाँ पर स्वाद होता है। वहाँ पर कैसे पा गए तुम, नमकीन लगा। तो यहाँ हमारी परिभाषा का विरोध हो रहा है, जो हम बोले हैं इसका विरोध है कि नहीं हो रहा है। सर आप कह रहे हो कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, समुद्र का पानी हमने पिया, वह नमकीन लग रहा है, तो कैसे कह सकते हो बेटा, क्योंकि वो क्या है, वो अशुद्ध है। आप शुद्ध कर लोगे उसको तो कोई स्वाद नहीं पाओगे। समझ गए नहीं समझे। ठीक है, अगर उसको आप शुद्ध कर लोगे, कैसे कर लोगे, उसको ऐसा कर लो कि उसमें H2O रहे, क्या है, केवल H2O रहे, तब इसका कोई स्वाद आप नहीं पाओगे, जैसे ये रहता है। समझ गए ना। ठीक है, वो आपको खारा लग रहा है, दैट इज़ पॉइंट, वो क्या है, अशुद्ध है, इसीलिए वो खारा लग रहा है, इसीलिए वो आपको स्वाद दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, इसीलिए वो अशुद्ध लग रहा है। समझ गए ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जल का क्या होता है, स्वाद होता है, नहीं, कोई स्वाद नहीं होता। जल अगर शुद्ध है तो कोई स्वाद नहीं, स्वादहीन होता है। ठीक ना। अब देखो इसके बाद बेटा हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार के बारे में। ये कितने होते हैं, दो होते हैं बेटा, एक समांगी, एक विषमांगी। ठीक है, एक समांगी, एक विषमांगी। इसके अंग्रेजी देखो लिखा है समांगी मिश्रण की होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, जो क्या है, समांगी हो, और इसका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया ना। इसका होता है होमोजीनियस मिक्सचर, इसका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो माने होता है क्या, मतलब विषमांगी, मतलब जो हेट्रो माने हटने वाला, कहते हैं हेट्रो मतलब बेकार, जो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो अलग हो, थोड़ा हटके हो। ठीक है, हेट्रो अपशिष्ट हो थोड़ा, उसे विषमांगी रखा गया है। ठीक है, होमो माने क्या होता है, सहानुभूति वाला चीज़, जो सहानुभूति मतलब क्या, जो आपस में घुल मिल जाए, इसे होमो कहते हैं। हेट्रो माने जो एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक है, जैसे आप लोग जब विलेन पढ़ोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस तब अच्छे से क्लियर होगा जब विलेन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, जैसे अगर हम मिलाते हैं नींबू का जल और पानी तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान रूप से घुल मिल जाएंगे। पर अब मैं मिला दूँ अगर बालू के कण और पानी तो ये हेट्रो हो जाएगा, एक दूसरे टाइप का है, एक दूसरे टाइप का है। समझ में आया ना। इसी तरह से यहाँ भी देखा जाता है, पर हम यहाँ विलेन नहीं पढ़ रहे हैं, पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो पहले पदार्थ के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, समांगी मिश्रण यानी क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखा है, पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक अवयव या कण कह लो, ठीक है, चाहे अवयव कहो चाहे कण कहो, समान रूप से क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। समान रूप से क्या, सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, जैसे क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें जो हैं बेटा, ये सब आपस में घुल मिल जाएंगी। आप इसको मिला दोगे तभी आपस में घुल मिल जाएंगी, जान नहीं पाओगे कि ये इसमें कौन सी गैस मिली, कौन सी नहीं मिली। ठीक है, सूंघ के भले पता कर लो, पर अगर ऐसे रहेगा देख के मतलब बता नहीं पाओगे कौन सा है। वैसे गैस दिखाई नहीं देती है, क्योंकि देखो गैस नहीं दिखाई देती है ना, वो क्या उसे महसूस कर सकते हो, है ना, केवल और केवल उसको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। वो क्या है, हाँ वो भी गैस है, बट वो बादल है ना,
नहीं समझे? हाँ तो गैस तो है वो, समझ रहे हो, लेकिन वो कौन सा गैस है? वो वाटर का गैस है। जैसे कोहरा दिखाई देगा आपको, कोहरा, ठीक है, 10% वैसे ही वो है। अब आकाश की बात मत करना, आकाश दूसरी चीज़ हो जाती है, ठीक है, आकाश दूसरी चीज़ हो गई, समझ गए। लेकिन जो बादल आपको काले काले दिखाई देते हैं या फिर जो बादल वाइट दिखाई देते हैं वो गैस होते हैं, समझ गए। वही बादल वाइट जो होते हैं बेटा वही गैस रहते हैं, ठीक है। उसी में क्या हो जाता है, अगर यहाँ से भाप बन के ऊपर उड़ गया, उसमें समा गया तो वो काले हो जाते हैं, और बर्फ़ के जैसे निकल गया फिर वो वाइट हो जाते हैं, ये होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये तो गैस होता है लेकिन वो वाटर गैस होता है। जैसे आप लोग ठंडी में कोहरा वगैरह देखते हो, क्या करते हो, स्कूल कोचिंग जाते हो, 6 बजे उठे, पढ़ने कोचिंग निकले, तब वहाँ जब पहुँचे कोचिंग में देखिए बाल पूरा वाइट जमा रहता है, तब उसको झाड़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है लगता है ना, यहाँ पर हमें वाइट हो जाता है, ठीक बेटा। वो गैस में तुम आते हो पर तुम्हारे ऊपर गैस पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, तो तुम्हारा कुछ बॉडी टेम्परेचर तो है, कितना होता है, नॉर्मल बताया था हमने 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो तुम्हारे पे से पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हारे जब शरीर पे गैस पड़ी तो वो गर्म हो गई, थोड़ा गर्म होने की वजह से पिघल गई, तो ये क्या बन गई, द्रव बन गई, ठीक है। इसलिए से वो क्या हो जाता है, द्रव में हो जाता है, तुम्हारे सर पे जमा रहता है और फिर हवा में चुभता रहता है, देखिए पूरा बर्बाद हो जाता है, कपड़ा बड़ा भीग जाता है, इसी वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। बात कर रहे हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में, ये क्या है, तो पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक कण क्या समान रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं या मिश्रित नहीं होते हैं, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे क्या लिखा है, बालू एवं जल, बालू एवं लोहे के बुरादे, ठीक है, लोहे का बुरादा ले लो और बालू ले लो, मिलाओगी कभी मिलेंगे नहीं आपस में, राखी और चीनी मिला दो कभी मिलेंगे नहीं आपस में, समझ में आया ना। ये सब क्या है, ये सब विषमांगी मिश्रण में आ जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है। ये सब आपस में कभी घुल मिल नहीं पाएंगे, इनके जो कण होंगे ये होमोजेनियस नहीं हेटेरोजेनियस दिखाते हैं, एक दूसरे से हटके रहते हैं, कभी मिलने का प्रयास नहीं करते हैं, दूसरे से हटके रहेंगे, वो अलग टाइप का है ये अलग टाइप का है, इसलिए कभी नहीं मिलेंगे, समझ में आया। तो आ जाएगा विषमांगी मिश्रण में, समझ गए ना, ठीक है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं उसमें, तिल का लड्डू खाई हो, तिल का लड्डू, तिल के लड्डू में तिल और भेली अलग रहता है ना, क्योंकि तिल के अंदर घुस जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, तिल के लड्डू में तिल और भेली अलग रहता है, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। भले लड्डू बन जाता है, ठीक है, सकड़ और दिन और अच्छे से खाते होंगे, सकड़ जिस दिन रहता है ना, एक सकड़ त्यौहार जो होता है उसमें आप पूछते हैं घर वाले, ठीक है, और मिलाते हैं तिल वगैरह भेल डाल करके, है ना, तो उसमें पूरा अलग अलग रहता है, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर आपको मान लो तिल खाए मीठा लग रहा है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है, उसमें लबड़ा रहता है चिपक के, उसके कण चिपके रहते हैं, इसीलिए आपको मीठा लगता है, ठीक है। या फिर लड्डू बना दो तो भी उसकी भेली और तिल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो सब हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, अशुद्ध पदार्थ में आता है, समझ गए ना, ठीक है। ये होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा ये चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं अशुद्ध नहीं, अशुद्ध भी खाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अशुद्ध हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, बर्फ़ खाते हो, है ना, ये सब अशुद्ध तो हैं। जो आप आइसक्रीम खाते हो क्रीम वाला, कटोरी वाला हो, चाहे जैसा हो, सब अशुद्ध होता है, उसमें सब केमिकल डाल के मिलाया जाता है। वैसे हमने आपको पहले बता दिया है कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ आदर्श नहीं है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है ना, बस थोड़ा बहुत कमियां करके मान लिया जाता है, क्योंकि साइंस में थोड़ा बेईमानी चल जाती है। हमने पहले वीडियो में समझाया था आप लोग को कि साइंस में बेईमानी कैसे चलती है। जैसे क्या एग्जांपल दिया था, एक पेड़ और पौधे का एग्जांपल देखें, याद है ना, समझाया था, ठीक है। तो साइंस में थोड़ा बहुत बेईमानी चल जाती है, यहाँ पर कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होती है लेकिन माना जाता है, समझ गए ना, ठीक है। जैसे ये जल है, ये जल भी शुद्ध नहीं है, लेकिन इसको शुद्ध समझ के हम लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके वायुमंडल है तो ये तो अशुद्ध है ही, फिर भी आप सांस लेते हो, फिर बीमार नहीं पड़ते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बायोलॉजी बारे में जाओ तो जान पाओगे कि हम बीमार काहे नहीं पड़ते हैं, ऐसा क्या होता है। बहुत लोग को देखो बेटा, एक मच्छर काट लेता है वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग को मच्छर के यहाँ लेटा दो या खेत में, वो काटते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाना निकला नहीं वो भी नहीं निकलेगा, नहीं देखिए वैसा क्या, पागल नहीं, सही कह रहे हैं, हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, 2 लोग हैं, उनको खेत रखाने के लिए जाते हैं वो, ठीक, खेत में जाएंगे रखाएंगे, वहाँ बिना मच्छरदानी के लेटेंगे, उनके मच्छर भी काटेंगे पर बीमार नहीं पड़ते हैं। हम लोग लेट जाएँ, मच्छर काट ले तो लोग पड़े रहेंगे, मलेरिया हो गया, समझे ना। तो होता क्या है, थोड़ा बायोलॉजी चीज़ें हैं, तो बड़ा बायोलॉजी चीज़ें ये होती है इसमें कि किसके अंदर जो वो लड़ने की क्षमता है, उनकी जो WBC होता है,
आप लोग सुने होंगे RBC WBC, ठीक है, यानी श्वेत रुधिर कणिका और वाइट रुधिर कणिका, सफ़ेद रुधिर कणिका, ठीक है, हाँ, लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका जो होती हैं ये कितना क्षमता वाली होती है, कितनी शक्तिशाली होती है किसके अंदर, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा क्षमता लड़ने का होता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, जिसका कमज़ोर होता है वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। ये सब बायोलॉजी चीज़ें हैं, खैर यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो इसी बहस करें तो अच्छा है, ठीक। चलो बेटा ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा इसके बारे में, पदार्थ के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि इसका क्या क्या होता है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए हो ना। चलिए देखो बेटा, द्रव्य के बारे में थोड़ा हम कुछ और पढ़ते हैं, इसके गुण के बारे में क्या हुआ था देखो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द्रव्य के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। क्या होता है ये देखो यहाँ पर बेटा, पहला है आपको क्या, द्रव्यमान तथा भार। तो बेटा ये जो पहला हेडिंग आप देख रहे हो द्रव्यमान तथा भार, इसमें क्या है देखो यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान तथा भार, ये दोनों क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होता है, आखिर दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं, ठीक है। आपको नाम से लग रहा होगा द्रव्यमान एक ही बात है, भार भी वही होता है। जैसे ये क्या है, ये मार्कर है, इसका जो द्रव्यमान है भार भी होगा, है ना। ऐसा है या नहीं ये देखने के लिए थोड़ा लोग पूछ लेते हैं कि द्रव्यमान भार में क्या अंतर है। ध्यान दो बेटा, जो भार होता है, ठीक है, अगर मैं समझाऊँ आपको वेक्टर फॉर्म में सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा ये भी जान लो, ठीक है। यानी जो भार होता है, ठीक है, भार बेटा जो भार होता है वो एक सदिश राशि होती है, और जो द्रव्यमान द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान होता है वो एक अदिश राशि होती है। ऐसा कैसे, देखो बेटा हम अगर देखें तो ये मार्कर है, ठीक है, इसको अगर बेटा ऐसे रख दें, ऐसे रख के तोलेंगे तो इसका द्रव्यमान जितना आएगा दूसरे पर रखेंगे तभी द्रव्यमान वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसका भार बेटा देखो यहाँ रख के तोलेंगे तो इसका भार कितना आएगा, कुछ जो आएगा, मान लो कि 100 ग्राम आया इस मार्कर, 100 ग्राम नहीं होगी 85 ग्राम होगा और उससे कम ही होगा, ठीक है। मान लो 50 ग्राम आया, इसको रख के तोले, इस तराजू पे कितना आया 50 ग्राम, इस तरह रख के तोले, इस तरह रख के, ठीक है, नीचे लटका करके। दैट्स व्हाई इसको बेटा ऊपर लटका के तोले ऐसे, तभी कितना आएगा 50 ग्राम आएगा, है ना। लेकिन बेटा जब इसको नीचे लटकाए थे तो इसका भार mg जो था नीचे तरफ लग रहा था, इधर लग रहा था। अब हम इसको ऊपर कर देंगे तो इसका भार ऊपर की तरफ लगने लगेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, समझे। हमने फिजिक्स में जब एक चैप्टर पढ़ाया था, और आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 11 में, द्रवों का प्रवाह, उसमें अभी शायद ना पढ़ोगे, उसमें जो भार लगता है दिखाया जाता है mg नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं क्या, mg को बोलते हैं F, जो भार नीचे तरफ लगता है उसको बल भी कहते हैं। मतलब ये होता है भार। भार में बेटा क्या होता है, भार में केवल यम नहीं होता है, यम के साथ गुरुत्व भी जुड़ा होता है, समझे। भार में यम के साथ क्या जुड़ा होता है, गुरुत्व भी, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी जुड़ा होता है। समझ में आया ना, किसमें, भार में, समझ गए ना। द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लो आप 1 किलो चीनी लेके आए तो यहाँ तो तब भी 1 किलो है, कहीं और लगे तो तब भी 1 किलो है, समझ में आया ना, ठीक है। लेकिन बेटा पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पर देखो हमने सवाल लगवाया था आप लोग क्लास में, तो कहीं पर जी का मान हमने आपको 10 लिखवाया है और कहीं पर लिखवाया है 9.8। आप जानते भी हो ना, गुरुत्व का मान ये दोनों होता है। तो हाँ, हर जगह बेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। कहीं पर इतना होता है, कहीं पर इतना, कहीं पर 9.7 भी हो जाता है, समझ में आया ना, ठीक है। थोड़ा अंतर होता रहता है, समझ में आया ना। तो भार बेटा घटता बढ़ता रह जाएगा। अगर यहाँ नापोगे तो भार कुछ और आएगा, कहीं अलग जगह पे नापोगे तो भार कुछ और आएगा। इसका प्रैक्टिकल बेटा आप लोग, एक है सरल लोलक, सिंपल परिपथ, ठीक है, सरल लोलक, उसमें कराया जाता है कक्षा 11 में। हाँ, दोलन करा करके ऐसे ऐसे दोलन कराया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। उससे नाप के दिखाया जाता है। क्या करते हैं, एक खूंटी लेते हैं, ऐसे बांध देते हैं, एक धागा लेते हैं, इसे बांध के सरल लोल लटका देते हैं, फिर उसको झुलाते हैं ऐसे ऐसे, उससे जी का मान निकाला जाता है पैटर्न करके। समझ में आया ना, ठीक है। तो भार बेटा क्या होता है, भार सदिश होता है, और जो ये होता है क्या, द्रव्यमान, वो अदिश होता है। भार सदिश कैसे होता है बताओ बेटा, हमने क्या कहा अभी, हमने आपसे बताया कि इसमें क्या जी भी शामिल होता है। जी मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और त्वरण कैसी राशि होती है, त्वरण एक सदिश राशि होती है। जब इसमें त्वरण शामिल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सदिश राशि है कि नहीं है। भार क्या हो गई, सदिश राशि वैसे हो गई, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान केवल यम होता है, मास, केवल यम, ठीक है। इसमें कोई मतलब नहीं है, चाहे आप उल्टा सीधा करके नापो चाहे सीधा करके नापो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो भार द्रव्यमान में अंतर समझ में आया ना, ठीक। अब परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, किसी यंत्र का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा। क्या बेटा, किसी
यंत्र कहो चाहे पदार्थ कहो, कुछ भी कह लो, उसका जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को बताता है कि इसमें कितने क्या है बेटा, इसमें क्या है, कितना मात्रा पदार्थ उपस्थित है। समझ में आया ना। जबकि भार क्या होता है, जबकि भार उस पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को बताता है। समझो बात को, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये मार्कर है, इसको ऐसे छोड़ूंगा तो इस पर कितना गुरुत्वीय बल कार्य करेगा ये बताएगा कौन, भार, ठीक है। और इसलिए कितना वजन है ये बताएगा कौन, द्रव्यमान। समझ गए ना, ठीक है। मान लो ये पायल बैठी है, इसको छत से छोड़ दें, ठीक है, तो इस पर कितना गुरुत्वीय बल काम करेगा, कितना गुरुत्वीय बल काम करेगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा कौन, भार, ठीक है। और बेटा ये कितनी वजन है ये कौन बताएगा, द्रव्यमान। समझ गए ना, ठीक है। भार ऐसे बता दो, और बता दो भार क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, द्रव्यमान क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। कोई पूछे कैसे दिश होता है तो बता दो कि भार क्या होता है, mg होता है, और द्रव्यमान केवल m होता है, और इसमें g शामिल है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। हमने लिख दिया है कि यहाँ पर देखो लिखा है, जहाँ पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है ना। और गुरुत्वीय त्वरण, जो त्वरण होता है बेटा वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। अच्छा त्वरण क्या होता है, त्वरण किसे कहते हैं, हाँ, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। मान लो आप जा रहे हो, मान लो ये पायल जा रही है, बाइक से जा रही है, तो कभी एक्सीलरेटर तेज़ कर दी, बाहर नहीं निकली, फिर धीम कर दी, कम हो गया, फिर ऐंठ दी, ठीक है। तो आप बेटा क्या कर रहे हो, त्वरण को घटा बढ़ा रहे हो, ठीक है। त्वरण को क्या कर रहे हो, घटा बढ़ा रहे हो, अपने वेग में परिवर्तन कर रहे हो, कभी तेज कभी धीम, कभी तेज कभी धीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है त्वरण, वेग परिवर्तन की दर। जब वेग को घटाओ बढ़ाओ तो उसमें हो जाता है त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण अगर ना उत्पन्न हो तो वेग में परिवर्तन हो ही ना। समझ में आया ना, अगर त्वरण उत्पन्न होगा तभी वेग में परिवर्तन होगा। समझ गए ना। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो उसमें उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है, पहले तो रहता है, उसके बाद धीरे धीरे नियत वेग से गिरती हैं। आप लोग देखे होंगे बारिश जब होता है एक समान वेग से गिरती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पहली बूंद जल्दी आ गई दूसरी की देर बाद आएगी, ऐसा तो होता है ना। एक गिरी उसी हिसाब से उतने समय बाद दूसरी गिरी, उतने समय बाद फिर तीसरी की गिरेगी, ऐसे बूंदें बार से आती रहती है ना। मान लो एक सेकंड या मिली सेकंड में गिरता है पहली बूंद, तो मिली सेकंड में गिरेगा दूसरी बूंद, मिली सेकंड में तीसरी बूंद। ऐसा तो है नहीं कि एक बूंद गिर गया एक सेकंड में, दूसरे गिरा फिर एक सेकंड में, अब तीसरी बूंद जो है वो 1 मिनट बाद आएगी, ऐसा तो होता नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि उसमें त्वरण में परिवर्तन नहीं होता है, वो समान वेग से गति करती हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। समझ में आ गया ना, ठीक। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर इसके बाद। तो बेटा देखो फार्मूला क्या होता है भार का, W बराबर mg, W बराबर क्या, mg। कहीं मुझे भार निकालना होगा तो उसमें देखो बेटा, मान लो इस मार्कर का मुझे भार निकालना है, क्या निकालना है, मार, समझो मतलब भार, समझो यहाँ पर ध्यान से। मान लो इस मार्कर क्या निकालना है, मुझे भार निकालना है, तो मुझे इस मार्कर का भार निकालने के लिए करना क्या होगा, इसका द्रव्यमान कितना है, मतलब इसका वजन कितना है, ठीक है, इसमें कितने मास है, कितना द्रव्यमान है, ये पता कर लेंगे। और इस पर कितना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है ये पता कर लेंगे, ठीक है, तब मुझे इसका भार निकल के आएगा। समझ गए ना। जबकि द्रव्यमान जितना है उतना तो आ जाएगा। समझ गए ना, ठीक। ये होता है भार द्रव्यमान में डिफरेंस। समझा गया ना, ठीक। देखने से आपको एक ही लग रहा होगा बेटा, लेकिन इसमें अंतर होता है। समझ गए ना, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद आयतन के बारे में कि आयतन क्या होता है। वॉल्यूम क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये बुक है, छोटी सी बुक है, ये बुक है, ठीक है। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, परिभाषा आप देखो लिखा, फार्मूला भी लिखा हुआ है ना, रख दिया मैंने, ढक गया नहीं ढक गया, जो लिखा था फार्मूला ढक गया ना। तो जिसने इतना आयतन घेरा, जितना स्थान घेरा, ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। जितना स्थान इसने घेरा है क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। हमने क्या कहा, यही तो कहा है कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को, जितना स्थान इसने घेरा था उसका क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। अब वस्तु की लंबाई ले लो तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, IL3, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, एक समान, मान लो कोई वर्ग है तो उसका लंबाई क्या है, लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है, ऊंचाई भी L है, ठीक है। तो L गुणे L हो जाएगा, यानी L3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यानी आयतन का फार्मूला क्या होता है, L3 होता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर देखो लिख दिया, जहाँ वस्तु की जहाँ क्या है, L क्या है, वस्तु की लंबाई है। समझ गए ना। अब बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा
उस वस्तु का घनत्व कहलाती है। कहने का मतलब मान लो बेटा ये है मार्कर, इसके मार्कर के एकांक क्षेत्रफल में, बहुत थोड़े क्षेत्रफल में, ठीक है, क्या होता है, जितना पदार्थ क्या है उपस्थित है वो उसका घनत्व कहलाएगा। जैसे अगर घनत्व समझाएं तो पानी ज़्यादा समझोगे, जैसे पानी को ले लो, चाशनी को ले लो, ठीक है, तो बेटा चाशनी देखो ज़्यादा गाढ़ा होता है और पानी थोड़ा कम गाढ़ा होता है, ठीक है। अच्छा पानी ले लो और मान लो तेल ले लेते हैं, ठीक है, तेल सबसे समझोगे बेटा, पानी और तेल एक में डालेंगे तो बताओ ऊपर कौन रहेगा, पानी की तेल हैं? तेल रहेगा कि पानी रहेगा? अच्छा अगर मिट्टी का तेल ले लें और पानी ले लें तो कौन ऊपर रहेगा? तेल रहेगा, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, पिपरमिंट का तेल ले लें और पानी ले लें तो कौन ऊपर रहेगा? तो नीचे रहेगा, एकदम सही बोला है, ठीक है। क्योंकि जो लोग खेती करते हैं उसका जानते होंगे, हमारे यहाँ होती थी, पानी जो होता है ऊपर आ जाता है, तेल नीचे आ जाता है, ठीक है। अभी आपने कहा तेल ऊपर रहता है, हाँ बेटा तेल ऊपर रहेगा और क्या पानी नीचे रहेगा, क्योंकि घनत्व के कारण ऐसा होता है। तेल में क्या फर्क हो जाता है? समझाते हैं, देखो बेटा घनत्व, मेन डिफरेंस घनत्व होता है, ठीक है। एक नदी है, मुझे नाम नहीं पता यहाँ पर, अपने इंडिया में ही है, ठीक है, एक नदी ऐसी नदी है जिसको अद्भुत नदी, चमत्कार नदी बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा उसमें होता क्या है, उसका जो पानी है, ठीक है, ध्यान दो, उसका जो पानी है, बीचों बीच धारा की बात हम कर रहे हैं, बीचों बीच धारा में एकदम जहाँ बुढ़ाव है लोगों का, ठीक है, एकदम बीचों बीच धारा में ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, इधर नीला रंग का पानी, इधर मटमैला पानी है, बीच में धारा में है और पानी एक मिल रही है, हाँ जो भी है, ठीक है, समुद्र है कि नदी है, ठीक है, वो भी है, समुद्र ही होगा, हाँ सही कह रहे हो। हम फ़ोन पे देखे थोड़ा सा, मुझे याद है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऐसे इधर नीला पानी है, इधर मटमैला पानी है, ठीक है, और धारा में भी वो पानी आपस में मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो लोग कहते हैं ईश्वर का चमत्कार है, वहाँ ईश्वर चमत्कार नहीं है, वहाँ घनत्व का चमत्कार है, ठीक है। जो पढ़ रहे आप लोग घनत्व, डेंसिटी, इसका चमत्कार है, समझ में आया ना। ये जिसका ज़्यादा होगा बेटा, देखो जैसे हमने कहा पानी का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, तेल का कम होता है, ठीक, तो उसका ज़्यादा होता, तो इसीलिए बेटा तेल और पानी आपस में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सरसों तेल ले लो, पानी ले लो, डालोगे, आपस में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनका घनत्व अलग अलग है, ठीक है, इसका घनत्व कुछ ज़्यादा है, इसका घनत्व कुछ कम है, इसीलिए नहीं मिलेंगे। समझ में आया ना, ठीक है बेटा। आप नल का पानी ले आओ, आरओ का पानी ले आओ, हाँ आप दूध ले लो, पानी ले लो, मिला दो, मिल जाएगा ना, दोनों का घनत्व सेम है कि अलग हो जाता, दूध नीचे से पानी ऊपर हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। अब देखो बात करें, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब जो वजन में ज़्यादा हो, पानी वजन में ज़्यादा होता है, हाँ पानी का वजन जो होता है ज़्यादा होता है तेल की अपेक्षा, ठीक है। आप कभी लेके देखो, कड़ू का तेल इधर ले लो, पानी का इधर ले लो, तो ज़्यादा आएगा वो पानी वजन, ठीक है, वजन में ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे पिरामिड का तेल भी होता है, उसका जो होता है पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, पिरामिड जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा वजन होता है, ठीक है। और जो घनत्व वो क्या पानी होता है उसका वजन थोड़ा कम होता है, इसके वजह से, इसीलिए वो नीचे बैठ जाता है, वाला ऊपर आ जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। जब पिरामिड पेरते हैं तो ऐसे करते हैं, पानी रख देंगे उसी में भर करके, पानी और दोनों गिरेगा, तेल भी उसमें गिरेगा, उसमें पानी भी गिरेगा, ठीक है। टंकी जब रखी जाती है, ऐसे रखी जाती है टंकी, कैसे रहती है, बहुत देखे होंगे आप लोग यार, बहुत बार देखे होंगे, बहुत बड़ा होता है ना, खूब बड़ा सा रहता है, ऐसे इधर लगे रहता है ना, इसमें पानी वानी भर देंगे दबा करके, पिरामिड भर देंगे, ठीक है, और नीचे से हीट करेंगे, है ना, खूब गैस से मारेंगे, हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो पानी और तेल एकदम गिरेगा, लेकिन अब यहाँ हाँ तेल और पानी दोनों एक ही में गिरता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, अब एक में तो गिर रहा है लेकिन घनत्व अलग अलग है दोनों का ना, तो तेल अपना नीचे हो जाता है और पानी ऊपर हो जाता है, बस तेल हम लोग निकाल लेते हैं टोटी से और पानी को छोड़ देते हैं वहीं पर, समझ गए ना, ऐसे निकाला जाता है। मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ डेंसिटी होता है, यही का प्रभाव पड़ता है, घनत्व की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग जाके चेक करना, कभी तेल पानी डाल के देखना, ठीक है, ऊपर हो जाएगा, तो पिपरमिंट नहीं, सरसों तेल ले लो, कुछ भी तेल ले लो, मिट्टी तेल ले लो, जो लगाती है सर में वो तेल ले लो, ठीक है, डाल के देखो पूरा ऊपर ही रहेगा और पानी नीचे रहेगा, घनत्व है, क्योंकि जान जाओ इसका घनत्व कम है इसलिए ऊपर है, इसका घनत्व ज़्यादा है इसलिए नीचे है, समझ गए ना। तो मेन डिफरेंस डेंसिटी होता है, समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ गए बेटा। घनत्व को समझ पाया आसानी से। देखो यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, डी बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। में देखो बेटा घनत्व किस में फर्क, घनत्व का फर्क किस में पड़ता है, द्रव्यमान में पड़ता है और उसके आयतन में पड़ता है, ठीक है। अब बताओ, मान लो बेटा किसी का कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका द्रव्यमान बेटा क्या है, द्रव्यमान मान लो ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है और आयतन कम है,
द्रव्यमान ज़्यादा है, आयतन कम है, तो घनत्व क्या होगा? मतलब ज़्यादा होगा कम होगा? बता बेटा। देखो मान लो एक पदार्थ जैसे क्या है, द्रव्यमान इतना है, द्रव्यमान ज़्यादा है, घन आयतन कम है, ठीक। क्या है? मान लो पानी ही ले लो, पानी का द्रव्यमान ज़्यादा ले लेते हैं, मान लो 1 लीटर पानी ले, मतलब 1000 ml, 1000 ml ले लिया, ठीक है पानी, और इसका आयतन रख देते हैं थोड़ा सा कम है, चलो मान लो कि कितना कर दें, कुछ कम दें, चलो थोड़ा 5 कर देते हैं, ठीक है 5 ही कर देते हैं वॉल्यूम में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है इतना ही कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया इसको हमने, ठीक है। तो बेटा इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बेटे दो बेटा तो कुल मिला के समझाने चाहते हैं कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा? घनत्व ज़्यादा होगा। अगर आयतन ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा? आयतन, तो घनत्व कम होगा। समझे नहीं समझे? द्रव्यमान बेटा प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, समझो। जो नीचे है देखो बेटा, अगर मान लो ये ज़्यादा हो गया आयतन, तो क्या होगा? नीचे तो आएगा, 1000 हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये बेटा जब नीचे आएगा तो ऊपर वाला कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसे देखो 1/5 और 1/4, साक्षी तुम बताओ 1/5 और 1/4 में कौन बड़ा है? 1/5। देखा, जो हमें शक था वही बताओगे। तो बेटा यहाँ एक रोटी है, यहाँ 5 लोग खा रहे हैं, यहाँ एक रोटी है 4 लोग खा रहे हैं, ज़्यादा खाने कौन पाएंगे? 4 वाले ना। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1/4 बड़ा है। अगर ना समझो फिर दोबारा समझो, 1 बीघा खेत है, 5 भाई ले रहे हैं, 1 बीघा खेत है, 4 भाई ले रहे हैं, बड़ा आदमी कौन बोला जाएगा? 4 वाले ना, ठीक है। तो ऐसे बेटा जिसका नीचे का पोर्शन ज़्यादा होता है वो उतना ही छोटा होता है, समझ गए ना, ठीक है। मतलब जिसका हर कह सकते हो ज़्यादा होता है वो उतना ही छोटा होता है। अगर आयतन ज़्यादा हो जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मास ज़्यादा हो जाएगा, द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो घनत्व होता है वो डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर, कि द्रव्यमान उसका कितना है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने आपको क्या बताया कि पानी जो होता है अगर ज़्यादा वजन होता है किसकी? तेल की अपेक्षा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसीलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तेल का द्रव्यमान कम होता है इसलिए घनत्व कम होता है, ठीक है। समझ गए समझे? ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये होता है घनत्व, ठीक है। तो ये कुछ थे बेटा क्या द्रव्य के गुण, ठीक है। अभी और है, इसे हम लोग लिखा देंगे अब, ठीक है।